Welcome to Bioratna. My dear students of NEET and Board 2024 aspirants, in our last session we have studied the kingdom Protista, and today we are going to discuss that group of organisms which were tossed from one kingdom to another till they ultimately found their own taxonomic kingdom. Yes, we are talking about the kingdom fungi. But before we start with fungi, we have to revise our previous work, that is Protista, kingdom Protista. बच्चों, अब आपको रिवीजन की इम्पोर्टेंस बताने की हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. When we move to the next topic, आपके पुराने जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. When you study the topic here, after that you are with your NCERT. फिर आपको वो रटना भी है बच्चों. रटने का भी बहुत बड़ा रोल है. वंस यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, उसके बाद आपको वो एकदम फ्लो में रट लेना है. देन उसे इस तरह से पढ़ाइए लाइक अ प्रो. आप अपने टीचर से अच्छे से पढ़ाइए, जिससे आपने पढ़ा था उससे भी अच्छे से पढ़ाइए. आपका स्टूडेंट, आपका कोई भी आपके घर का मेंबर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी नहीं तो आपकी दीवार ही हो सकती है, लेकिन ये आपको पढ़ाना है. और ये भी एक टेक्निक है किसी भी सब्जेक्ट को मास्टर करने की. डोंट स्टडी, फर्स्ट स्टडी एज अ स्टूडेंट एंड देन डिलीवर एज अ प्रोफेशनल. फाइन, ओके. नाउ प्रोटिस्टा में क्या पढ़ा था बच्चों हमने, बताइए. Protista, they consist of the first two most important points where we are discussing, we are revising Protista ना. Protista में हमने पढ़ा था कि ये Protista they are unicellular and they are eukaryotic. ये दोनों इसके सबसे important points हैं. Then you know that पहले तो Linnaeus ने two kingdom classification बनाया था, that means only Plantae and Animalia. So these organisms which were grouped in Protista, some were taken out from Plantae and some were taken out from Animalia. इसका मतलब इसमें से जो कुछ organisms आपको लगेंगे कि ये plants है, कुछ organisms आपको लगेंगे ये animals है, but of course they are different. Then we saw its different groups. पहला एक ग्रुप था क्राइजोफाइट्स. बताइए तो कौन से दो ग्रुप्स इसमें इंक्लूडेड है, कौन कौन इंक्लूडेड है क्राइजोफाइट्स में. नेम द टू. दैट इज, वन इज डाईएटम्स एंड अनदर इज डेस्मिड. डेस्मिड इज द गोल्डन एल्गे. डाईएटम्स में आपने क्या पढ़ा था, उससे पहले ये बताइए ये दो जो है वो कैसे मूव करते हैं. डू दे हैव फ्लैजेला, डू दे हैव सिलिया? नो, दे डोंट हैव. They both come under phytoplanktons. Phytoplankton. Plankton मतलब those microorganisms which flow passively together with the water current. पानी के साथ passively जो microorganisms move करते हैं उन्हें plankton कहते हैं. They are phytoplanktons. और क्या पढ़ा था, कौन है जो पूरे ओशन का चीफ प्रोड्यूसर है, वो भी आपने यही पढ़ा था. कौन है, डाईएटम है या डेस्मिड है? इट इज दिस, ये है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, पूरे ओशन का चीफ प्रोड्यूसर है. उसके बाद इसी डाईएटम के सेल वॉल के बारे में आपने ये पढ़ा था कि इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक अ सोप केस. सोप केस के जो दो कंटेनर्स एक दूसरे में फिट होते हैं वैसे होता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रक्ट नहीं होता और बिलियंस ऑफ ईयर्स से ये जो डिपॉजिट होते रहता है, इस वजह से उसने डाई एटम का बना हुआ डाईएटोमेसियस अर्थ बना डाला है. ओशन के फ्लोर पे यही अर्थ पाई जाती है. सो डाईएटोमेसियस अर्थ. फिर उसके आपने दो यूजेस पढ़े थे, एक पॉलिशिंग में काम आता है और एक फिल्टरिंग में काम आता है, फिल्ट्रेशन में. दिस इज अबाउट द क्राइजोफाइट्स. ये आपने क्राइजोफाइट के बारे में पढ़ा था. उसके बाद नेक्स्ट वाज डाइनोफ्लैजेलेट्स. डाइनोफ्लैजेलेट्स नाम में ही तो लिखा है बच्चा
कि इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह था कि दे आर बोथ मीन्स दे आर एक्वेटिक तो है ही, दे आर बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन, ये दोनों जगह पाया जाता है। बट दिस वन डाइनोफ्लैजेलेट, दिस इज फाउंड ओनली इन मराइन कंडीशन। बच्चों जब पढ़ाई ऐसे हो जाती है ना, अभी भी लास्ट में आपको जैसे कोई एक कैरेक्टर उठा लीजिए, जैसे जस्ट सेल वॉल, फिर बताते जाइए ये जितने 5 ग्रुप है, सेल वॉल, क्राइजोफाइट्स है नहीं है, डाइनोफ्लैजेलेट्स है नहीं है, यूग्लिनॉइड्स है नहीं है, एनी कैरेक्टर एनी हैबिटेट लेके जब आप फ्लो में बोल सकते हो कि क्राइजोफाइट यस दे हैव सेल वॉल, डाइनोफ्लैजेलेट्स यस वहां पे प्लेट्स पढ़े थे, सेल वॉल के प्लेट्स थे, यस दे हैव, यूग्लिनॉइड्स में पढ़ा था नहीं दे डू नॉट हैव सेल वॉल, दे हैव पेलिकल, नहीं है सेल वॉल। नेक्स्ट वॉज स्लाइम मोल्ड्स, उसमें एक अच्छे से लिखा हुआ है, कंप्लीट सेंटेंस इज देयर दैट दे हैव ट्रू सेल वॉल, हाँ उसमें है सेल वॉल। प्रोटोजोआ दे आर एनिमल लाइक, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। इस तरह से कोई भी एक भी पॉइंट लो तो फ्लो में आपको सारे पॉइंट्स याद आने चाहिए। कोई भी चीज शुरू में फ्लो में नहीं रहती बच्चे, और उसमें डरना भी नहीं होता है। कोई भी पढ़ाई भी शुरू में फ्लो में नहीं होती है। पहले अगर आप फ्लो में पढ़ते हो, ये जो बहुत फास्ट अगर आप पढ़ते हो, दैट इज नॉट गुड। शुरू में तो आप शांति से बैठिए, शांति से पढ़िए। उसके बाद जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाते हो तो फिर वो स्पीड आपकी बढ़ते जाती है। फिर तो ऐसे जैसे लाइट के स्पीड की तरह आ जाएगी आपकी, ठीक। नथिंग टू वरी अबाउट दैट, जस्ट बी वेरी रेगुलर इन योर स्टडीज, फाइन। तो फिर डाइनोफ्लैजेलेट्स में आपने पढ़ा था कि मरीन है, ये कई तरह के कलर के होते हैं आउट बिकॉज ऑफ देयर पिगमेंट्स। जितने तरह के पिगमेंट्स है, दे कैन बी येलो, ब्राउन, ब्लू, रेड, ग्रीन, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। मेन था एक कि उनके जो सेल वॉल है वो प्लेट्स जुड़ के बने हुए हैं। तो 2 प्लेट के बीच में जो गैप है, जो फरो है, उसमें एक फ्लैजेला, इसके 2 फ्लैजेला है ना, तो एक फ्लैजेला ऐसे ट्रांसवर्स और एक फ्लैजेला ऐसे वर्टिकली प्लेस्ड होता है, दैट इज वन ऑफ देयर कैरेक्टर। और एक ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे याद रखना है डाइनोफ्लैजेलेट्स में, दैट इज गोनियोलेक्स। ये जो है दिस इज अ रेड डाइनोफ्लैजेलेट, और ये इतना फास्ट मल्टीप्लाई करके इट मेक्स द होल सी लुक रेड, पूरा समुंदर लाल दिखने लगता है। इट रिलीजेस टॉक्सिन्स जिससे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मरते भी हैं। डाइनोफ्लैजेलेट्स तो क्या है? प्रोटिस्टा में कुछ भी नहीं है। जैसे मोनेरा में कुछ नहीं था, प्रोटिस्टा में भी कुछ नहीं है। और किसी भी टॉपिक में कुछ नहीं रहेगा जब आप बस उसे अंडरस्टैंड करना, दूसरे को पढ़ाना और रिवाइज करना, इसे कंटिन्यू करते रहोगे बच्चों। फिर नेक्स्ट वॉज यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिना, ये नाम नया नहीं है आपके लिए, क्लास 11th में हो आप। यूग्लिना एग्जाम्पल अपने रिप्रोडक्शन 10th में पढ़ते समय पढ़ा था। यूग्लिना में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, दैट यू हैव स्टडीड। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना का एग्जाम्पल लेके आपने पढ़ा था कि ऐसे बाइनरी फ्यूजन जो लॉन्जिट्यूड ऐसे वर्टिकल प्लेन में कट होता है, वो है यूग्लिना। वहाँ आपने पढ़ा था इसको। तो ये जो यूग्लिनॉइड्स है, ज़्यादातर ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में। मैक्सिमम दे आर इन फ्रेश वाटर, दैट टू स्टैग्नेंट वाटर। ये फ्लोइंग रनिंग वाटर में पाए नहीं जाते। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि उसमें पेलिकल होता है, सेल वॉल नहीं होता। एंड ये पेलिकल इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये पेलिकल प्रोटीन का बना हुआ होता है, which provides its flexibility. हो गया। One important point about euglenoids was that they are normally photosynthetic, लेकिन सनलाइट अगर नहीं आए, सन बहुत दिन नहीं गायब रहे, तो ये मुरझा नहीं जाते, मर नहीं जाते। दे ऑटोमेटिक चेंज टू हेट्रोट्रोपिज्म, और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाने लग जाते हैं। ये आपने पढ़ा था यूग्लिनॉइड्स में, फाइन। नेक्स्ट ग्रुप क्या था आपका? नेक्स्ट ग्रुप वो स्लाइम मोल्ड। स्लाइम नाम में ही लिखा हुआ है कि ये स्लाइमी है।
और इसमें कुछ फंगल कैरेक्टर है बच्चा। दिस इज द ओनली सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। ये स्लाइम मोल्ड जो है ये ऐसे ट्विग्स और लीव्स पे जो फॉल हो गए हैं ना, ट्रीज से गिर गए हैं ना, उनके ऊपर में ही ऐसे ग्रो करता है, उसे डिकम्पोज करते जाता है। और जब कंडीशंस आर फेवरेबल देन इट ग्रोज इन अ लार्ज मास। एक ऐसा आराम से खाते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सो इट फॉर्म्स अ स्लाइमी मास, दैट मास इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। लेकिन अब फेवरेबल कंडीशन हमेशा थोड़ी रहती है। अब जब नहीं रहती है एट दैट टाइम ये क्या करता है, कुछ फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, जिस बॉडी के अंदर ये स्पोर्स बनाता है। फिर ये स्पोर्स जो है दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू एनी अनफेवरेबल कंडीशन, और कई साल तक ये जिंदा वायबल रह सकते हैं। अनदर थिंग विच इज पॉइंट इज देयर इन स्लाइम मोल्ड्स इज दैट दे हैव ट्रू सेल वॉल। इनमें ट्रू सेल वॉल रहता है। एनसीईआरटी इस तरह से लिखी गई है कि कुछ पॉइंट्स है जो तुरंत नज़र में नहीं आते, जैसे ये इट इज़ हैविंग अ ट्रू सेल वॉल। हाँ, तो उसके हर वर्ड को ऐसे थोड़ा ऑब्जर्व होके देख के पढ़ना होता है। उससे भी बढ़िया चीज़ ये है, देख के नहीं, देख के हाथ में पेन लेके गो ऑन अंडरलाइन व्हेन आफ्टर द लेक्चर व्हेन यू सिट डाउन विथ योर एनसीईआरटी, तो उस समय आप उसे अंडरलाइन करते जाते हो, जो मेन पॉइंट्स है उसे, कि मैं कोई भी पॉइंट को छूटने नहीं दूंगा। तो स्लाइम मोल्ड के बाद लास्ट वाला आपका ग्रुप था, दैट ग्रुप, इसे पोंछ दें इधर, यूनिसेलुलर जनरल कैरेक्टर्स जो थे इसके। सो द लास्ट ग्रुप इज द प्रोटोजुआ। ये एकदम एनिमल लाइक है। इट मे बी प्रीडेटर और इट मे बी पैरासाइट। इसकी जो क्लासिफिकेशन है बच्चों वो लोकोमोशन के बेसिस पे है, मतलब which locomotory organelles it has. Accordingly it is classified into 4 groups, जिसके पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गेन फ्लैजेला सिलिया नहीं है, बट इट फॉर्म्स सम फॉल्स पोडिया, नकली हाथ पैर बना लेता है। दे आर कॉल्ड सुडोपोडिया बना लेता है। दे आर अंडर अमीबॉइड। इसका एग्जाम्पल क्या था आपका? इसके 2 एग्जाम्पल रिकॉल किए, वन वॉज अमीबा एंड वन वॉज एंट अमीबा। एंट अमीबा जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। तो नेक्स्ट इज अमीबॉइड के बाद फ्लैजेलेट। फ्लैजेलेट नाम से ही पता चल रहा है आपको कि दे हैव फ्लैजेला, जैसे ट्रिपैनोजोमा विच कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट इज सिलिएट्स। सिलिएट्स मीन्स दोज विच हैव cilia as locomotory organelle. This organism example is also not new for you. It is Paramecium. So it is ciliates. Next, last one, it is that one which has no locomotory organ. इन तीनों के पास तो है, इनके पास हमेशा फ्लैजेला है, इनके पास हमेशा सिलिया है, और अमीबॉइड जो है वो बना लेता है, जब जरूरत पड़ती है तो बना लेता है। बट देर इज वन ग्रुप कॉल्ड स्पोरोजोअन्स which do not have any locomotory organelle, but they have one spore-like infectious stage in their life cycle. तो ये हो गए आपके प्रोटोजुआ। सो क्या है प्रोटिस्टा में? This was all you studied under protista. Now we can study the fungi. The fungi which was placed under Plantae by Carolus Linnaeus under his 2 kingdom classification. फिर जब 3 kingdom classification हुआ, किसने किया था बताइए? You have studied it. That is Haeckel. Haeckel when he did 3 kingdom classification तो उसने एक प्रोटिस्टा ग्रुप क्रिएट किया, एंड इस प्रोटिस्टा ग्रुप में उसने वो सारे ऑर्गेनिजम्स डाले which were not showing tissue differentiation. इसमें algae भी थे, इसमें fungi भी थे, the monerans भी थे। एंड देन अंडर 4 kingdom classification कोपलैंड ने फिर मोनेरा क्रिएट किया, जिसमें सारे बैक्टीरिया, द साइनोबैक्टीरिया, सबको अपनी पोजीशन तो मिल गई। प्रोटिस्टा में ये जो है आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रह गए, एंड फंजाई वाज पुश्ड बैक अगेन इनटू प्लांटे, where it didn't belong because plants are autotrophic and fungi are heterotrophic. Plants have cellulose in their cell wall, whereas the fungi have chitin in their cell wall.
वेरी बिग टू मेन डिफरेंसेस। अगर हम दो बड़े डिफरेंस की बात करें तो देन इट वॉज अल्टीमेटली व्हिटेकर जिसने फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बाहर निकाला और उन्हें एक सेपरेट किंगडम का दर्जा दिया, दैट इज फंजाई। सो लेट अस स्टडी फंजाई। सो दिस फंजाई they show vast array of species included in it. They have vast array of species included under it. मतलब इतने अलग अलग तरह के, जैसे दैट ब्रेड मोल्ड जो आपको ब्रेड के ऊपर दिखता है, दैट इज ऑल्सो फंगस। देन रॉटिंग जो फ्रूट्स होते हैं उसके ऊपर जो आपको दिखता है, दैट इज ऑल्सो फंगस। फिर जो मशरूम, नाउ सी हाउ डिफरेंट दिस वन इज। नाउ द मशरूम एंड टोडस्टूल्स विच आर ईटन, these are also the fungi. Then the yeast which are unicellular, ये unicellular yeast, this is also fungi. फिर wheat में एक बीमारी पैदा करता है, that बीमारी is rust which is caused by Puccinia. This too is a fungi. And barley में एक disease cause होता है, that is smut, that is caused by Ustilago. This Ustilago too is a fungi. आप देख रहे हो कितने डिफरेंट तरह के स्पेसीज आर इंक्लूडेड अंडर फंजाई। फिर आप जो पेनिसिलिन आपको मिलता है फ्रॉम पेनिसिलियम, this penicillium too is a fungi. So vast array of species are included under fungi. Now we see its habitat. Habitat में बच्चा, the fungi they are cosmopolitan in their habitat. कहीं भी पाए जाते हैं। That means ये आपको soil में भी मिल जाएगा, ये आपको air में भी मिल जाएगा, ये आपको water में भी मिल जाएगा। You will find it everywhere. But one important thing is they are found in warm and humid condition में ये बहुत fast grow करते हैं। That is the reason why बरसात के सीजन में अगर आप अपने shoes बिना यूज किए रखे हुए हैं, आपके क्लोथ्स अनटच्ड आपने रखे हुए हैं बिना धूप दिखाए, वार्म कंडीशन है, नॉट हॉट कंडीशन, तो जैसे रखे हुए हैं दे गेट अफेक्टेड विथ फंजाई। सो दे प्रेफर वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। फाइन। अब जो एक प्रॉपर्टी, ये हम लोग एक जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं फंजाई के, विच इज इन पेज नंबर 22 इन योर NCERT. Next point which is discussed, it is a very important criteria for the classification of fungi also. फंजाई को हम 4 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। नाम अभी थोड़े आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, तुरंत वो फ्लो में आ जाते हैं बच्चों, बिल्कुल दिक्कत, सही में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी उसमें, लेकिन जिसमें दिक्कत आती है वो है, इस पॉइंट को आप अच्छे से देखिए, इट इज़ वन ऑफ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि ये 4 ग्रुप को हमने कैसे क्लासिफाई किया। वन इज ये वाला देखिए, उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, है ना। सो देर इज ओनली वन फंजाई विच इज यूनिसेल्युलर। अब ये तो आपको पता है, दैट इज यीस्ट। यीस्ट इज यूनिसेल्युलर, बाकी जितने हैं वो मल्टीसेल्युलर है, एंड दे हैव हाइफी। क्या है हाइफी? हाइफी है ये, चलो राइजोबियम का एक बनाते हैं ना, जैसे ये दिस इज वन हाइफी, ये इसने और एक हाइफी, मीन्स दिस आर दिस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स। और अगर इसे रिप्रोडक्शन करना है और सेक्सुअली, तो ऐसे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और यहाँ पे इस तरह से स्पोर्स भी बना लेता है अंदर। दैट इज नॉट वी आर इंटरेस्टेड इन जस्ट नाउ, हम ये पढ़ रहे हैं। और ये नीचे से इसके रूट्स जैसे राइजॉइड्स होते हैं ना, तो ये यहाँ से इस तरह से रूट की तरह राइजॉइड्स होते हैं। अच्छा, नाउ दिस हाइफी
एक एक अगर इस फिलामेंट को हम लेते हैं देन इट इज हाइफी, और ये सारे हाइफी अगर हम ले लेते हैं देन इट इज कॉल्ड माइसिलियम। फिर से देखिए, व्हाट इज हाइफी? द सिंगल इलोंगेटेड स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर इफ वी कंसिडर देन इट इज हाइफी। ऑल हाइफी टेकन टुगेदर इज कॉल्ड माइसिलियम। अब ये इसकी जो हाइफी है उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे सिर्फ एक ग्रुप फाइकोमाइसेटिस को अलग किया गया है, बाकी तीनों एक इसमें आते हैं। व्हाट इज दैट? जो पहला ग्रुप है उसकी जो हाइफी है ये हो गई उसकी हाइफी, ठीक है। इसमें कोई सेप्टा नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा हाइफी एक सिंगल ऐसे इसमें साइटोप्लाज्म है और देयर आर मेनी न्यूक्लियाई हियर, इसी में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। दैट मीन्स दिस इज सिनोसाइटिक कंडीशन। सिनोसाइटिक बहुत सारे न्यूक्लियाई सेम साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड है। दिस इज असेप्टेड हाइफी, इसे हम कहते हैं असेप्टेड हाइफी। असेप्टेड एंड सिनोसाइटिक, दिस इज असेप्टेड और ढेर सारी न्यूक्लियाई इसमें है, सो दिस इज सिनोसाइटिक और इसके अंदर सिर्फ एक ही ग्रुप आता है। जब भी आपको बोला जाए फाइकोमाइसेटिस इट इज हैविंग असेप्टेड सिनोसाइटिक कंडीशन, तो व्हाट इज असेप्टेड, व्हाट इज सिनोसाइटिक, इस तरह से रुक रुक के आपको नहीं सोचना है। दिस इज असेप्टेड, कहीं भी कोई वॉल नहीं दिख रही है, अलग अलग सेल्स आपको नहीं दिख रहे हैं, सेम साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, सो दिस इज असेप्टेड सिनोसाइटिक। अनदर कंडीशन इज, अगर इसको हम ए नाम देते हैं तो दूसरा वाला जो है इसमें सेप्टा है, बिकॉज ऑफ विच देर आर डिफरेंट सेल, डिफरेंट ऐसे ऐसे अलग अलग आपको ये जो सेल्स दिखेंगे और हर सेल के अंदर आपको एक सिंगल न्यूक्लियस दिखेगा, एक सिंगल न्यूक्लियस दिखेगा एंड दिस में बी ब्रांच्ड ऑल्सो। ये वाला जो है the septate one, it may be, it is septate and branched, मतलब यहाँ पे ये branched भी है, so this one is septate, this is septate and branched, this is septate and branched and each cell is having a single nucleus। इसके अंडर में 3 ग्रुप आते हैं, टोटल 4 ग्रुप है, एक आता है ए में, दूसरा आएगा आपका एस बी में। नॉट डिफिकल्ट। क्या है डिफिकल्टी इसमें? कुछ नहीं, वो नाम थोड़ा सा असेप्टेड, सिनोसाइटिक, सेप्टेड, ब्रांच सुनने में डिफिकल्ट लगता है, सो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये हमें बार बार हर क्लासिफिकेशन पढ़ते समय ये आने वाला है। फाइन, इसके बाद हम चलते हैं वन मोर थिंग, यहीं पे और एक चीज आती है, इसकी जो सेल वॉल है, अगर आपसे अभी पूछे फंजाई का सेल वॉल क्या चीज का बना हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स इमीडिएटली दे विल से कि हाँ ये काइटिन का बना हुआ है। हैव यू एवर नोटिस्ड कि आपके बुक में काइटिन के अलावा भी कुछ दिया गया है? The cell wall of fungi is made up of chitin and polysaccharides. इसमें polysaccharides भी होते हैं, not just chitin, chitin and polysaccharide. I hope this much is clear. तो बढ़ते हैं आगे, न्यूट्रिशन देख लेते हैं। Now the nutrition in fungi. अब न्यूट्रिशन में आप ये तो जानते हो कि they are all heterotropic, खाना अपने से नहीं बना सकते हैं। They are not autotropic, they are heterotropic. हेट्रोट्रॉपिक में मोस्टली दे आर सैप्रोफाइट्स। व्हाट दे डू, डेड बॉडीज, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, इससे वो सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को निकालता है। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस सैप्रोफाइट्स? यू नो, जैसे हम कोई खाना खाते हैं, खाना हम अंदर पचाते हैं, so the digested product is also formed inside our body as well as जो प्रोडक्ट, जो जिस चीज को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारे बॉडी के अंदर बना, then we have to give out that waste product। लेकिन इनमें क्या है, suppose this is the dead organism, ये fungi they release their digestive juice on their
ऑन दिस डेड बॉडी, उसे वो खा नहीं रहे हैं, अपने अंदर नहीं ले रहे हैं, दे आर रिलीजिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन देयर बॉडी। तो डाइजेशन बाहर हुआ और जो डाइजेस्टेड जूस है उसको फिर इसने अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया, वेस्ट प्रोडक्ट को अंदर लिया ही नहीं। सो दिस इज हाउ द सैप्रोफाइट्स दे वर्क। समझ में आई उनकी वर्किंग प्रोसेस? अच्छा, these are saprophytes. They can also be parasitic. ये दोनों हेट्रोट्रोपिज्म के मोड है, ये तो आपको पता है ही, लेकिन मुझे हर स्टेप पे थोड़ा सा केयरफुल होके चलना है, हर तरह के बच्चों का सोच के भी चलना है। सो पैरासाइटिज्म, सो दे मे बी पैरासाइटिक, दैट मीन्स प्लांट्स या एनिमल के बॉडी के अंदर या बाहर रह के फिर उससे वो न्यूट्रिशन लेते हैं, दैट इज पैरासाइटिक। अब ये हेटेरोट्रोपिक के अलावा भी ये कुछ और काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है? इट मे बी सिम्बायोंट। What is the proper definition of symbiosis? Symbiont means वो दो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ आते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, then that is symbionts। और ये जो रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक ऐसा यूनियन है दो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच का, जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। सो ये सिम्बायोसिस ये कर सकता है फंजाई, एल्गी के साथ भी करता है, या ये हायर प्लांट्स के रूट के साथ भी कर सकता है, हायर प्लांट के रूट के साथ करता है। अगर ये एल्गी प्लस फंजाई का एसोसिएशन है, देन दिस इज कॉल्ड लाइकेन। दिस वर्ड यू आर वेरी फैमिलियर विथ, दैट इज लाइकेन। अब इस लाइकेन के दो कंपोनेंट हो गए, वन कंपोनेंट इज एल्गी, वन कंपोनेंट इज फंजाई। अब फंजाई के पास क्या है बच्चों? मतलब ये दोनों का ऐसा एसोसिएशन है कि आपको लगेगा नहीं कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, दोनों मिलके एक हो जाते हैं। एंड दिस फंजाई इट इज हैविंग माइसेलियम। तो माइसेलियम की मदद से वो पूरे सॉइल से बहुत सारा पानी, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, जितना एल्गी नहीं कर सकते उतना कर सकता है, उतना लेके वो एल्गी को दे देता है। फंजाई के पास माइसेलियम है तो एल्गी के पास क्या है? एल्गी के पास है क्लोरोफिल। तो एल्गी के पास जो क्लोरोफिल है, तो व्हाट द एल्गी डज, एल्गी अब फोटोसिंथेसिस करता है और ज़्यादा कर पाता है। एक तो एल्गी को खुद से वो सब एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जितना उसने फोटोसिंथेसिस किया वो ज़्यादा किया, उसके लिए भी सफिशिएंट है और फंजाई के लिए भी सफिशिएंट है। तो फंजाई की वो जो हेट्रोट्रॉपिक है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो प्रॉब्लम अब इस लाइकेन में दूर हो गई। अब ये जो लाइकेन है, इट कैन डू द फोटोसिंथेसिस, दैट इज डन बाय द फाइकोबायोंट पार्ट, दैट इज एल्गी। एल्गी को कहते हैं फाइकोबायोंट। फाइकोबायोंट जो फोटोसिंथेसिस करता है, ये फाइकोबायोंट। और जो वो फंजाई है जिसके पास माइसेलियम है, दैट फंजाई इज कॉल्ड माइकोबायोंट। तो फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट मिला के लाइकेन हो गया। अब दूसरे तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखें। दिस इज द एसोसिएशन ऑफ फंजाई, यहाँ पे एक फंजाई है ना, दिस इज द एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। इसे हम कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा, राइजा मतलब रूट, हायर प्लांट्स का ये रूट हो गया, माइको उसके माइसेलियम, सो दिस इज माइकोराइजा। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो फंजाई है वो वहाँ फॉस्फोरस बनाता है, प्लांट ग्रोथ में मदद करता है, प्लांट को स्ट्रेस से बचाता है, खुद उसे रहने के लिए एक जगह मिलती है और बहुत सारे बेनिफिट्स उस प्लांट को देता है, फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये एक हो गया सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो वन दिस हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और ये सिम्बायोटिक में उसमें डिफरेंट दूसरे की मदद से फिर एक दूसरे की मदद करते हुए वो क्या करते हैं, दैट वी हैव स्टडीड इन दिस सिम्बायोसिस। नाउ वी सी द रिप्रोडक्शन। अब ये जो रिप्रोडक्शन
पार्ट है फंजाई का, इसे क्यों डिफ़िकल्ट लगता है? और ये अगर डिफ़िकल्ट लगेगा तो फंजाई का जो मेन क्लासिफिकेशन है बच्चों, वो जो वन आई हैव टोल्ड यू कि इट इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइसेलियम, दूसरा है कि कैसे उसमें रिप्रोडक्शन होता है, कैसे स्पोर्स बनते हैं, कैसे फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, कैसे, तो ये दो बेसिस के ऊपर फंजाई का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन ऑफ अच्छे से समझ लेते हो तो फिर ये पॉइंट्स उठा के सीधे सीधे आप उस क्लास में 4 तरह के जो क्लास है उसमें डालते जाते हो, अदरवाइज यू आर ऑलवेज स्टक विथ अब इसे क्या करें। फंजाई डिफिकल्ट उसी के लिए लगता है। तो रिप्रोडक्शन, एक तो ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है, तो ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये फ्रैगमेंटेशन से भी कर सकता है, ये वो फिजन से भी कर सकता है, या ये बडिंग से कर सकता है। बडिंग किसमें की? यीस्ट में ना, यूनिसेलुलर बॉडी में बडिंग की थी। दूसरा ये स्पोर फॉर्म, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Second is asexual reproduction by spore formation. अब ये जो स्पोर बनाता है, ये स्पोर्स एक्सोजिनसली बना सकता है या एंडोजिनसली बना सकता है। अब ध्यान से सुनिए, ये स्पोर्स जो बना रहा है वो एक्सोजिनसली बना रहा है। एक्सोजिनस मतलब किसी चीज के अंदर नहीं, ये बाहर में ही, इसके बाहर में एक बना, दूसरा बना, मतलब ये बाहर बन रहा है, एक्सोजिनसली बन रहा है। जैसे कोनिडिया ये हो गया एक्सोजिनसली जो बन रहा है। तो एग्जाम्पल हो गई कोनिडिया। कहाँ है, कौन से ग्रुप में है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। और दूसरा है ये एंडोजिनसली बन सकता है। एंडोजिनसली मीन्स कि देयर इज वन सैक, एक बैग है, उस बैग के अंदर में स्पोर्स बन रहे हैं, देन इट इज एंडोजिनस। और ये एंडोजिनसली जो बनने वाले स्पोर्स हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो अगर वो मोटाइल है देन दे आर कॉल्ड ज़ूस्पोर्स। अगर ये मोटाइल है तो इसे हम कहेंगे ज़ूस्पोर्स, और स्पोरेंजिया को कहेंगे ज़ूस्पोरेंजिया। जिस स्पोरेंजिया के अंदर वो बना वो ज़ूस्पोरेंजिया। अगर ये नॉन मोटाइल है देन दे आर कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर्स, तो ये स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गए, और उसका जो बैग है वो स्पोरेंजिया हो गया। ये ज़ूस्पोर्स हो गए मोटाइल, और उसका जो बैग है वो ज़ूस्पोरेंजिया हो गया। सो दिस इज vegetative reproduction, this is asexual reproduction. Now the sexual reproduction. Now that the asexual reproduction and vegetative reproduction you have seen, now we are at the sexual reproduction in fungi. ध्यान से सुनना बच्चों। This sexual reproduction may be by oospores, or it may be by ascospores, or it may be by basidiospores. अब ये जो स्पोर्स हैं they are formed inside a body called fruiting body. एक बॉडी के अंदर ये बनते हैं जिसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फाइन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेप्स क्या है? फर्स्ट तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स देयर हैज टू बी दो डिफरेंट गमीट्स होने चाहिए, फिर उसका फ्यूजन होना चाहिए, तब जाके जाइगोट बनना चाहिए। वही है, लेकिन देखिए किस तरह से हम उसे पढ़ते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मा जैसे ह्यूमन बीइंग का एग है और स्पर्म है, फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया, दैट इज प्लाज्मोगैमी। दो न्यूक्लियस दे गेट फ्यूज्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस के लिए एक वर्ड है, न्यूक्लियस के लिए वर्ड है कैरियन। दैट्स वाई दो न्यूक्लियस जब मिल जाएंगे दैट विल बी कैरियोगैमी। सो दिस प्लाज्मोगैमी और दूसरा है कैरियोगैमी, कि जो दो गमीट्स है उनका पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा और फिर उसका न्यूक्लियस फ्यूज होगा। पहले ये दो देख लें, फिर देखते हैं जो जाइगोट बनता है वो क्या करता है। सो दिस फ्यूजन ऑफ द प्लाज्मा ऑफ टू गमीट्स, अब ये टू गमीट्स उसके दो हाइफी एज अ गमीट्स एक्ट कर सकते हैं, उसके दो हाइफी पास आ जाएंगे और फ्यूज करेंगे। और उसका जो प्लाज्मा है दैट विल फ्यूज टुगेदर एंड दिस विल बी कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, द फ्यूजन ऑफ द प्लाज्मा, फ्यूजन और मिक्सिंग ऑफ प्लाज्मा। मिक्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या, दोनों के न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ मिल जाने चाहिए। सो दिस इज फ्यूजन ऑफ द टू न्यूक्लियाई। तो कैरियोगैमी इट इज द फ्यूजन ऑफ द टू गमीट्स। बहुत बड़ी कोई बात नहीं चल रही है बच्चों, जैसे आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है ना, ह्यूमन बीइंग में वो स्पर्म एंड एग फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये दो फ्यूज होते हैं और ये जाइगोट बनाते हैं। फ्यूज होते हैं मतलब क्या, मीन्स उन दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स होता है, दिस इज प्लाज्मोगैमी, फिर उसके दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होके दैट इज कैरियोगैमी। दैट सेम थिंग इज गोइंग ऑन हियर, बट व्हाई द स्पेशल मेंशन, बिकॉज इन वन ऑफ द ग्रुप द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस टेक्स प्लेस वेरी फास्ट। मतलब एक क्लास होता है बच्चों इनका, दिस इज फाइकोमाइसेटिस, इसमें दिस कैरियोगैमी इट ऑकर्स फास्ट, तुरंत हो जाता है। बट इन केस ऑफ एस्कोमाइसेटिस एंड बेसिडियोमाइसेटिस, ये इसके दूसरे दो क्लास है, इन दोनों में इट टेक्स लॉन्गर टाइम। लॉन्गर मतलब बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अगर ज़्यादा समय लगेगा तो क्या होगा, तो आपको वो एक न्यूक्लियस दिखने में दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होके एक सिंगल न्यूक्लियस बनने में टाइम लगेगा। सो यू कैन सी द टू न्यूक्लियस स्टेज फॉर अ लॉन्गर टाइम। दो न्यूक्लियस देख रहे हैं, दो मीन्स डाई, so we use the word di and nucleus is carrion. That's why we say that this is dikaryon stage. Very important question for your NEET as well as board. What is a dikaryon stage? Simply the two nuclei of the gametes, they are taking time to fuse, so we can see the two nuclei for much a longer time, and this phase is called कैरियोफेज। हो गया। कम समय लगाए चाहे ज्यादा समय लगाए बच्चे, अल्टीमेटली इट फ्यूजेस। तो प्लाज्मोगैमी भी हो गया, कैरियोगैमी भी हो गया, देन इट विल फॉर्म द जाइगोट। अल्टीमेटली व्हेन इट फ्यूजेस इट हैज टू फॉर्म द जाइगोट। तो ये जाइगोट बन गया। जैसे ये जाइगोट बन जाता है दिस इज डिप्लॉयड 2n, और ये फंजाई जो होता है ना बच्चे, ये हैप्लॉइड होता है। क्या है हैप्लॉइड डिप्लॉइड, तुम्हें ये डाउट बच्चों को बहुत लंबी देर तक रहता है। सो वी विल डील विद दिस थिंग एंड आई होप कि इसमें आपके एकदम शुरू में ही हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। सो दिस जाइगोट इज फॉर्म। जैसे जाइगोट बन गया उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनता है कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। तो एक फ्रूटिंग बॉडी इज डेवलप्ड और उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मियोसिस होता है। जाइगोट ये क्या करता है, मियोसिस करके, मियोसिस इज व्हाट, इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें नंबर आधे हो जाते हैं। यहाँ 2n है, यहाँ n है। इसे तो बनाना है इस फंगस की बॉडी ना, तो ये अगर 2n है तो ये n वाली बॉडी कैसे बना सकता है। फर्स्ट इट हैज टू चेंज इटसेल्फ टू दिस स्टेज। मतलब सिर्फ n मीन्स 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2n मीन्स 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ये 1 सेट और 2 सेट भी क्या है, वेरी वेग टर्म, उसे हम लोग क्लियर करेंगे। पहले इसके स्टेप्स देख लीजिए।
जाइगोट बनने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। इसके अंदर मियोसिस होती है ताकि ये जाइगोट हैप्लॉइड बन जाए। सो हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म। हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो बन गए, तब क्या प्रॉब्लम है? नाउ दिस स्पोर इज ऑल्सो हैप्लॉइड, फंजाई आर ऑल्सो हैप्लॉइड। सो व्हेन दिस स्पोर्स जर्मिनेट देन द न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म। इस तरह से बन गए। हमें क्या देखना है अभी कि व्हाट इज हैप्लॉइड एंड व्हाट इज डिप्लॉइड। लेट अस टेक वन एनालॉगस एग्जांपल, उससे बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आता है कैसे। चलिए देखते हैं। आप पीसीबी लेके पढ़ रहे हो, कौन कौन से 5 सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ना बच्चों, जैसे यू आर स्टडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश एंड देयर इज वन ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब जाके आपका एक कंप्लीट सेट हुआ। ओनली फिजिक्स इज नॉट अ सेट, ओनली बायो इज नॉट अ सेट। When all 5 books, you are having all 5 books, suppose ये सारे के सारे आपके NCERT के हैं, एक तो NCERT लीजिएगा ही ना। उसके बाद आपने एक रिफ्रेशर की भी, आपने क्या किया, आपने एक रिफ्रेशर का भी, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो, एक इंग्लिश और एक ऑप्शनल की बुक ले ली। सो नाउ यू आर हैविंग, दिस इज योर 1 सेट एंड दिस इज योर सेकेंड सेट। तो आपके पास 2 सेट है। जब उस सेट को, दिस इज कॉल्ड 2n, मतलब आपके पास ये 1n है, ये दूसरा n है, मतलब आपके पास 2n है। तो जब ये जाइगोट 2n है, उसे जब n बनाना है, खुद को चेंज करना है हैप्लॉइड में, एक सेट में, कंप्लीट सेट में। क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट क्या होगा, मतलब जैसे हम लोगों में 23 क्रोमोसोम्स है, हर क्रोमोसोम पे अलग अलग तरह के जीन्स है। कोई एक अगर आपने हटा दिया, जैसे यहाँ में से अगर पीसीबी इंग्लिश और ऑप्शनल में से आप एक इंग्लिश की हटा देते हो, तो आपका इंग्लिश का पूरी मेमोरी, वो पूरे फैक्ट्स वहाँ से हट गए। दैट कैन नॉट बी डन ना। तो कंप्लीट सेट होना चाहिए। तो आपके 23 के 23 क्रोमोसोम रहेंगे, तभी आपके पास हर इंफॉर्मेशन रहेगी कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनना है, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसे बनना है। तो व्हेन दिस 2n को n में चेंज होना है, तो वो सिर्फ अपने सेल में एक सेट रखता है और एक सेट को नहीं रखता है। एक सेल में सिर्फ एक सेट, दूसरा सेट आपने डोनेट कर दिया किसी को। दिस इज एट ऑल नॉट नेसेसरी कि वो सेट का मतलब कंप्लीट आपने एक NCERT रखा देन ओनली इट इज अ सेट, या आपने 5 रिफ्रेशर रखे देन ओनली इट इज सेट। इट इज नॉट सो। यहाँ का आपने फिजिक्स लिया, यहाँ का आपने केमिस्ट्री लिया, कोई भी ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद उस सेट में ये 5 सब्जेक्ट होने चाहिए। अंडरस्टूड? इस तरह से आप हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को पढ़ के देखिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया कि फंजाई का जनरल रिप्रोडक्शन सब में किस तरह का होता है। नाउ पढ़ते हैं फंजाई के 4 डिफरेंट क्लासेस, एंड ये उसका क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, हमने वो पढ़ा था माइसेलियम जो पढ़ा था, हाइफी के स्ट्रक्चर, और ये स्पोर और फ्रूटिंग बॉडी कैसे बनते हैं, ये मेन बेसिस है फॉर क्लासिफिकेशन। और ये जो 4 क्लासेस है फंजाई के, इसको याद रखना। मतलब 11th और 12th, जब आप लोग 12th में जाओगे, पूरा पढ़ोगे, उसके बाद भी आप कहोगे कि एक प्लांट किंगडम और ये एक यहाँ से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से फंजाई जो है वो किसी तरह से याद नहीं होता। इतने तो याद हो जाते हैं, लेकिन फिर वो जो 4 क्लास है उसके कैरेक्टर्स याद नहीं होते। चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जो 2 चीज़ों पे स्ट्रेस दिया है, एक है कि उनका हाइफी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और दूसरा कि उनका ये स्पोर फॉर्मेशन और ये फ्रूटिंग बॉडी बनती है। इस तरह से इसका जो सेक्सुअल साइकिल के जो स्टेप्स हमने विथ स्ट्रेस पढ़े हैं, उससे क्या हम आसान तरीके से इन 4 जो क्लासेस है इनके कैरेक्टर्स इजी वे में याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं। नाउ सी दिस, हियर एट द टॉप आई हैव रिटन दोज 2 कैरेक्टर्स। ये रिप्रोडक्शन वाला है और ये हाइफी वाला है। हाइफी और ऑल हाइफी टेकन टुगेदर आर कॉल्ड माइसेलियम।
तो इसमें ये जो दो स्ट्रक्चर दो अलग तरह के बनाए गए हैं, दिस वन इज असेप्टेड सिनोसाइटिक। असेप्टेड है, कोई सेप्टा नहीं है, और सेम साइटोप्लाज्म में ढेर सारे न्यूक्लियाई है। फाइन। एंड द अदर वन, दिस बी, इट इज सेप्टेड एंड एवरी सेल इज हैविंग वन न्यूक्लियस और ब्रांच्ड भी है। तो पहला वाला कैरेक्टर हम ये करते हैं, पहला हमने शुरू किया कि इसके माइसेलियम कैसे हैं। माइसेलियम कैसे है? ओनली फाइकोमाइसेटिस, दिस हैज दैट ए, दैट इज असेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। ये हो गया पहले वाले का। बाकी सारे ऑल, ये तीनों के तीनों दे आर हैविंग सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। हो गया। अच्छा, चलो दूसरा, दैट इज, अब रिप्रोडक्शन में आ जाइए। ये रिप्रोडक्शन में अब यहाँ ये वाला पॉइंट देखिए बच्चों ध्यान से। हमने ये पढ़ा था कि इसके दो कॉम्पेटिबल हाइफी या इसके गमीट्स पास आ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी जो कर लिया, उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट फिर स्पोर्स में चेंज हो जाता है मियोसिस से, किसके अंदर? फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। ठीक है। अब ये जो फाइकोमाइसेटिस हम पढ़ते हैं, इसमें तो कोई भी डिटेल आपके एनसीईआरटी में नहीं है। क्या है ये? फाइकोमाइसेटिस में लिखा हुआ है कि दो गमीट्स, टू गमीट्स, दे फ्यूज टू फॉर्म जाइगोस्पोर। जाइगोट नहीं, आपने यहाँ वर्ड यूज है जाइगोस्पोर। और सिर्फ ये दो गमीट्स के बारे में बताया गया है कि these two gametes they may be similar। जब ये सिमिलर होता है तो इसे कहते हैं आइसोगैमस, और दिस मे बी डिसिमिलर है तो उसे हम कहेंगे अनआइसोगैमस। डिसिमिलर है, साइज थोड़ा छोटा बड़ा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फर्क है, जैसे वन इज वेरी स्मॉल एंड मोटाइल और दूसरा है जो बहुत बड़ा और नॉन मोटाइल, उस हालत में उसे कहते हैं oogamous। दिस इज जैसे ह्यूमन बीइंग में द स्पर्म इज मोटाइल एंड स्मॉल एंड द एग इट इज बिग एंड नॉन मोटाइल। ठीक है, इसमें ये दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब फाइकोमाइसेटिस में आपने सिर्फ लिखा दो गमीट फ्यूज होते हैं और वो जाइगोस्पोर बनाते हैं। जाइगोस्पोर, इसके बाद बात खत्म। देन द टू गमीट्स दे मे बी सिमिलर, दैट इज आइसोगैमस, और दे मे बी डिसिमिलर। Anisogamy means dissimilar in size etc. But if the size is very different and also one is motile, one is non-motile, then it is oogamous. अब आ जाइए, पूरा का पूरा सारा पैराग्राफ जो डिवोटेड है एस्को और बेसिडियो में, दैट इज, अब शुरू करते हैं इसको। देखो ये जाइगोट है, जाइगोट ने बनाए स्पोर्स। ये स्पोर्स एस्कोकार्प में हम इसे कहेंगे एस्कोस्पोर्स। ये हो गए इसके एस्कोस्पोर्स। इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है, दैट फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एस्कोकार्प। एस्कोस्पोर्स, ये एस्कोमाइसेटिस, तो उसके एस्कोस्पोर्स। उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है दैट इज एस्कोकार्प, और एस्कोकार्प के अंदर जो बैग है उसे कहते हैं एसाई। इसके अंदर ये एस्कोस्पोर्स बनते हैं। उसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एंडोजिनसली बनते हैं, मतलब उस बैग के अंदर बनते हैं, बैग के बाहर नहीं बनते। डन। The spores are ascospores. The fruiting body is ascocarp. Inside the ascocarp, there are the bags called asci. इस asci के अंदर ये ascospores बन गए endogeneously. Same thing हम बेसिडियोमाइसेटिस के लिए भी करने वाले हैं। बेसिडियोमाइसेटिस, so the spores are बेसिडियोस्पोर्स। हो गए। इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है दैट इज, ये था एस्कोकार्प, दिस विल बी बेसिडियोस्पोर्स।
बेसिडियोकार्प। इस बेसिडियोकार्प के अंदर है बेसिडियम। बेसिडियम यहाँ पे राइम नहीं करेगा, दिस इज एसाई एंड दिस इज बेसिडियम। यहाँ जैसे राइम कर रहा है, एस्कोस्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोकार्प बेसिडियोकार्प, हियर इट इज बेसिडियम। बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम में बनते हैं जो बेसिडियोकार्प के अंदर है। डन। मुझे बहुत लंबा करके लिखा हुआ है ना, एक्चुअली इतना ही लिखा हुआ है और इसमें तो वो सारी चीजें है ही नहीं। अब आ जाइए लास्ट वाला, ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस की खासियत क्या है बच्चे? दिस ड्यूटेरोमाइसिटिस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों इम्परफेक्ट फंजाई? क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करना इसका मतलब इम्परफेक्शन थोड़ी ही है। दे आर नेम्ड इम्परफेक्ट फंजाई, दिस ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो सेक्सुअल फॉर्म तो है ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि ड्यूटेरोमाइसिटिस नाम का मतलब ऐसा कोई ग्रुप बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। कैसे? हमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स दिखे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, उसे हमने ड्यूटेरोमाइसिटिस में डाल दिया। लेकिन वो केस दो तरह का था। एक केस था, पहले हम लिख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं है। लेकिन अगर हम केस 1 देखते हैं और ये केस 2, तो हमने जब उस ऑर्गेनिज्म को उसमें डाला है, एक्चुअली हमारे फाइंडिंग में, हमारे रिसर्च में कमी है कि हमने अभी तक उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल खोज के नहीं निकाला था। हमें पता नहीं था। जब जब हमें पता चलते गया तब तब हमें, मतलब केस 1 क्या था? द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड आफ्टरवर्ड्स, डिस्कवर्ड आफ्टरवर्ड्स इन दिस सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जिसमें मिला उसे हमने आइदर लाके इस ग्रुप में डाल दिया एस्कोमाइसिटिस, या उसको डाल दिया बेसिडियोमाइसिटिस में। कारण बता सकते हो क्यों नहीं डाला उसे हमने फाइकोमाइसिटिस में? सिंपल रीजन, इसका मतलब उसका माइसिलियम जो था ड्यूटेरोमाइसिटिस का, इट इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। तो फिर हमने इसे इसमें शिफ्ट कर दिया। ये एक केस हो गई। दूसरा ये था, हमने डिस्कवर तो कर लिए थे वो जो सिर्फ असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल है, दोनों हमें पता थे। लेकिन दिस टू फॉर्म्स वेर सो डिफरेंट कि हमें समझ में ही नहीं आया कि ये सेक्सुअल फॉर्म उसी ऑर्गेनिज्म का सेक्सुअल फॉर्म है। तो हमने वो सेक्सुअल फॉर्म वाले को उठा के या तो एस्को या बेसिडियो में डाल दिया, अकॉर्डिंग टू वेदर इट इज फॉर्मिंग एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स एंड कैरेक्टर्स लाइक दैट, और जो असेक्सुअल वाला है उसको इसी में डाल दिया। अब बाद में पता चला कि अरे वो जो डाल दिया था एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में, वो तो इसी का सेक्सुअल फॉर्म है। तो फिर यहाँ से मिटा दिया, मिटा के फिर यहाँ इसे शिफ्ट किया। सो व्हाट वाज द केस 2? केस 2 वाज कि द सेक्सुअल एंड असेक्सुअल फॉर्म्स वेयर नोन। ये इसके जो फॉर्म है वेयर नोन बट नॉट रिलेटेड। हमें ये पता नहीं है कि वो दोनों रिलेटेड है और सेम ही ऑर्गेनिज्म का सेक्सुअल साइकिल है। जब पता चला तो उसको यहाँ से निकाल लिया। अभी भी इस ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स है। हो सकता है कि ये ग्रुप सही में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो जो सिर्फ असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हो, देन दिस ड्यूटेरोमाइसिटिस विल एग्जिस्ट। और हो सकता है कि अगर इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है उसका हमें रिप्रोसेक्सुअल साइकिल हम डिस्कवर कर ले तो 1 by 1 सारे को हटा दे और ये सारा, ये ड्यूटेरोमाइसिटिस ग्रुप ही नॉन एग्जिस्टेंट हो जाए। अब आपके लिए जस्ट इनमें बचा हुआ है इनके एग्जाम्पल्स, इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और इसका न्यूट्रिशन कैसे होता है। नाउ वी सी द रिमेनिंग कैरेक्टर्स। द फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। ये फाइकोमाइसिटिस जो है ये डिकेइंग वुड पे ग्रो कर रहे हैं। ये डिकेइंग वुड हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सो दे मे बी सैप्रोफाइट्स, दे मे बी सैप्रोफाइट्स और दे मे बी पैरासाइटिक। पैरासाइटिक टू, they are obligate parasite,
First, let us discuss this saprophytes. This is saprophyte which is deriving its organic food from dead and decaying. That's why it is saprophyte. Or it may be parasitic, obligate parasite on plants. ऑब्लिगेट का मतलब होता है बच्चा कंपलसरी. ऑब्लिगेट मतलब अगर वो उस प्लांट पे एज अ पैरासाइट नहीं रह पाया देन इट विल डाई. इसका उल्टा एक होता है, ऑब्लिगेट का उल्टा होता है बच्चे, दैट इज फैकल्टेटिव. फैकल्टेटिव का मतलब है कि मैं तो पैरासाइट हूँ प्लांट पे, अगर मुझे वो प्लांट मिल जाए उस पर एज अ पैरासाइट मैं ग्रो कर सकूं, वेल एंड गुड. अगर नहीं दूसरा ऑप्शन मिल जाता है दैट्स ऑल्सो ओके, देन यू कॉल इट फैकल्टेटिव. बट दिस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब उसे कंपल्सरीली वो एज अ पैरासाइट ही ग्रो करता है. कम टू दिस एस्कोमाइसेटिस. दिस एस्कोमाइसेटिस ये तो हेट्रोट्रॉपिक है ही, टोटल फंजाई ही हेट्रोट्रॉपिक है. दिस इज ऑल्सो, दिस मे बी सैप्रोफाइटिक or this may be parasitic or this is caprophilous, मतलब ये काउडंग पे ग्रो करता है, काउडंग पे. These are its 3 types. एस्कोमाइसेटिस. अब बेसिडियो में आ जाइए. बेसिडियो में अगेन इट मे बी सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक जैसे मशरूम है. मशरूम लिविंग प्लांट्स के ट्रंक पे नहीं ग्रो करता है, लिविंग ट्री पे नहीं ग्रो करता है, वो सैप्रोफाइटिक है. लेकिन ब्रैकेट फंजाई जो होती है ना बच्चा, ब्रैकेट फंजाई मीन्स मतलब ये स्टेम है, इस स्टेम के चारों ओर, इस स्टेम के ऊपर ऐसे ब्रैकेट्स के शेप में ये ग्रो करते हैं. सो दिस ब्रैकेट फंजाई दे आर देन पैरासाइटिक. वो लिविंग प्लांट के ट्रंक के ऊपर ग्रो करके न्यूट्रिशन खोज रहा है, ले रहा है, दैट मीन्स इट इज पैरासाइटिक. सो इट मे बी सैप्रोफाइटिक और इट मे बी पैरासाइटिक. पैरासाइटिक के और भी एग्जाम्पल्स है इसमें, वो हम जब एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे लास्ट में उसमें देख लेंगे. नाउ कम टू ड्यूटेरोमाइसेटिस. दिस ड्यूटेरोमाइसेटिस दे मे ऑल्सो बी सैप्रोफाइटिक और दे आर पैरासाइटिक. सेम चीज तो लिख रहे हैं हम सब में, सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक. मुश्किल कहाँ है? यहाँ हमने एक सिर्फ ये काउडंग पे भी ग्रो करता है, इतना लिख लिया. ये जो ड्यूटेरोमाइसेटिस है दे आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर्स. दे आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर्स. जो आप समझो पिकनिक में गए हो, इधर उधर कैन वगैरह सब बिखरा के चले आते हो, उसे फिर ये ब्रेक करता है. सो इट प्लेज अ ग्रेट रोल इन मिनरल रिसाइकलिंग. हो गया, न्यूट्रिशन हो गया बच्चा. अब आ जाइए इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ते हैं बच्चों. जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले लिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सबसे आखिर में लेते हैं, लेकिन फिर वो इट इज़ सो बिकम सो डिफ़िकल्ट. उसे सिंपल वे में पहले जो 2 सेप्टा वाला, हाइफी का और वो रिप्रोडक्शन का हमने कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद ये आपको सिंपल से लगेंगे कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फाइकोमाइसेटिस जो है, फाइकोमाइसेटिस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल स्पोर्स जैसे जूस्पोर से हो सकते हैं, जूस्पोर्स विच आर मोटाइल, या नॉन मोटाइल स्पोर्स जिसे कहते हैं अप्लानोस्पोर्स. हो गया अप्लानोस्पोर्स. और ये दोनों बनते हैं एंडोजिनसली. एंडोजिनसली मतलब किसी बैग के अंदर, ये एंडोजिनसली बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, इनसाइड स्पोरेंजिया. तो ये स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं. ओके, अब आइए एस्कोमाइसेटिस में. यहाँ पे एक्सोजिनसली बनता है, ये एस्को और ड्यूटेरो, इसमें एक्सोजिनसली बनता है और इसमें बनता ही नहीं है. इसमें स्पोर्स, असेक्सुअल स्पोर्स बनते ही नहीं है. तो ये वाला जो है, यहाँ पे कोई असेक्सुअल जो स्पोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बोर्शियल स्पोर्स कौन से ग्रुप में नहीं बनते, दैट इज बेसिडियोमाइसेटिस. असेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं बनते हैं, ये सिर्फ
वेजिटेटिवली फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस कर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, फ्रैगमेंटेशन से। फ्रैगमेंटेशन इज देयर। अब ये एस्को और ड्यूटेरो, इनमें बनते हैं एक्सोजिनस बर्ड्स। एक्सोजिनस बर्ड जिसे कहते हैं कोनिडिया, कोनिडिया यहाँ भी है। दिस ऑल्सो, दिस इज एक्सोजिनस बर्ड कॉल्ड कोनिडिया। और किसी तरह से ये ड्यूटेरोमाइसेटिस असेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता। दिस इज इट्स ओनली मोड। दिस वन इज इट्स ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट्स ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये एक्सोजिनस बर्ड्स बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं इसमें। कैसे ये कोनिडिया बनते हैं जानते हो? ये कोनिडिया जैसे हम ले लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं पेनिसिलिन का, तो कोनिडिया बनेगा, ये है कोनिडियोफोर, दिस इज कोनिडियोफोर। अब ये कोनिडियोफोर ब्रांच हो गया, ये फर्दर ब्रांच हो गया, उसके ऊपर इसके ब्रांच के ऊपर ऐसे बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। फिर ये बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो है, दिस बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर से पिंच ऑफ होते हैं ये जो बर्ड्स कॉल्ड कोनिडिया। ये जो स्पोर्स बनते हैं, एक्सोजिनस बर्ड्स बनते हैं, जो स्पोर्स बनते हैं वो है कोनिडिया। मतलब यहाँ से एक बर्ड निकला, उसके बाद एक दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला। मतलब सबसे पुराना वाला बर्ड जो होगा वो ऊपर होगा, इसलिए सबसे बड़ा, उसके बाद वाले हम उससे छोटे बनाते हैं। क्या बताया हमने? सबसे बड़ा वाला ऊपर, उसके बाद वाले फिर हम छोटे बनाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स बने, दीज आर द कोनिडिया। और ये कोनिडिया जर्मिनेट करते हैं तो माइसिलियम बना देते हैं, बन गया प्लांट। उससे कोनिडिया जैसे जर्मिनेट हुआ वैसे माइसिलियम बन गया। तो ये है इसका एक्सोजिनस। याद रखना, एक्सोजिनस तो दिख ही रहा है आपका, बाहर बन रहा है, किसी भी बैग के अंदर नहीं बन रहा है। सो दिस इज कोनिडिया। सो दिस इज ऑल। अब सिर्फ बच गए आपके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स जो है बच्चों वर्बली बोल रही हूँ, यहाँ नीचे आपके लिखने के लिए जगह नहीं है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। फाइकोमाइसेटिस में वो दैट ब्रेड मोल्ड आपने जो पढ़ा है, राइजोपस, दैट राइजोपस इट इज अ फाइकोमाइसेटिस। फिर जो मस्टर्ड पे पैरासाइट है एल्ब्यूगो, ALBUGO, एल्ब्यूगो, that is a phycomycetes, and mucor, MUCOR, it is a phycomycetes। आपको 3 एग्जाम्पल पढ़ने हैं फाइकोमाइसेटिस में, इजी ऑल्सो। एस्कोमाइसेटिस में आ जाइए, बहुत सारे हैं लेकिन आसान है। देखो, एस्कोमाइसेटिस को सैक फंजाई भी कहते हैं। एस्कोमाइसेटिस वो वाला ग्रुप है जिसमें फंजाई में जो एकदम एक एक्सेप्शन है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है, यीस्ट, दैट इज इन एस्कोमाइसेटिस, वो एस्कोमाइसेटिस में है। तो इसमें आते हैं, एक है आपका पेनिसिलियम जो हमें पेनिसिलिन देता है, पेनिसिलिन हो गया, यीस्ट हो गया, न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट इज़ अ वेरी फेवरेट object for the scientists for the genetic and biochemical research work। न्यूरोस्पोरा क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा है, क्लैविसेप्स है। और 2 एडिबल फंजाई है इसमें, अब बहुत महंगी होती है, दैट इज मोरेल्स एंड ट्रफल्स। मोरेल्स एंड ट्रफल्स, they are the edible fungi which come under the ascomycetes। ठीक है। अब आइए बेसिडियोमाइसेटिस में। बेसिडियोमाइसेटिस में आपके जो वो मशरूम जैसे 3 है वो पहले देख लीजिए। एक है मशरूम, एक है, वन इज ब्रैकेट फंजाई एंड वन इज पफ बॉल। पफ बॉल में जैसे ये स्टिक है, इसके ऊपर बॉल जैसा स्ट्रक्चर होगा। मशरूम में आपका ये ऊपर वाला बेसिडियम जो है जो थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगा। और ब्रैकेट फंजाई वी हैव जस्ट सीन, दे आर ब्रैकेट शेप्ड एंड दे सराउंड द ट्रंक ऑफ द ट्री। इसके अलावा इसमें हम पढ़ते हैं 2 पैरासाइट्स विच आर ड्रेडेड पैरासाइट्स ऑन प्लांट। एक है रस्ट कॉज करने वाला, इसमें रस्ट कॉज करता है, एक रस्ट कॉज करता है, एक स्मट कॉज करता है।
जो स्मट कॉज करने वाला है उसका नाम है उस्टिलैगो, उसका नाम है उस्टिलैगो, और जो स्मट कॉज करता है उसका नाम है पोक्सिनिया। पोक्सिनिया एंड उस्टिलैगो ये दो पैरासाइट्स है, एक स्मट कॉज करने वाला, एक रस्ट कॉज करने वाला। दिस इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट। अब ड्यूटेरोमाइसिटिस में आ गए। ड्यूटेरोमाइसिटिस के एग्जाम्पल में एक है ट्राइकोडर्मा। वो ट्राइकोडर्मा आपको बार बार आते रहेगा दूसरे चैप्टर्स में भी, 11th में नहीं 12th में, तो वो आपको भूलने नहीं देगा। वन इज ट्राइकोडर्मा, एक है ऑल्टरनेरिया। ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कोलेटोट्राइकम। नाम डिफिकल्ट है, इसे आपको डालना पड़ेगा। किस में डालना पड़ेगा? आप अभी तो लेक्चर खत्म हो गया बच्चा, फंजाई खत्म हो गया, दिस इज डन। अब आपका काम शुरू होता है, जिस दिन जो लेक्चर खत्म हो उसी दिन आप फिर अपनी एनसीईआरटी निकालते हो और अपनी एनसीईआरटी फ्लैश कार्ड और स्टिकी नोट्स का काम करके ख़त्म करते हो। चैप्टर अभी हमारा ख़त्म होने को है। नेक्स्ट इज ऑन मंडे 2 PM। देयर वी विल सी वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेंस एंड द प्रायंस। वहाँ ख़त्म होता है। तो आपकी ड्यूटी ये हो जाती है शुरू से लेके आखिर तक सारे के सारे टॉपिक्स आपके एकदम मुट्ठी में हो। If you have liked the video, if the lecture is useful for you, this is not useful just for you, it is for 2024-23 वालों के लिए भी बहुत, because this is in the NEET syllabus, उनके लिए भी बहुत useful है। Then do share this with your friends. Do like the video. See you on Monday 2 PM. Wish you all the best, बच्चा. Wish you all the best.